बहुत बहुत स्वागत सभी विद्यार्थियों का, शिक्षकों को प्रणाम। अच्छा, तो गुफ्तगू शुरू करते हैं कि आप जिस विद्यालय से आए हैं उस विद्यालय का जो परिसर है उसका वर्णन करेंगे कि वो क्या है। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, तो मुझे आप ये बताओ कि आपके विद्यालय का वर्णन आपको करना है, जैसे भी आप करो। हाँ, कौन करेगा? वॉलंटियर करो, नहीं तो हम बता देंगे, तुम कर लो। कौन करेगा अपने विद्यालय का वर्णन? हाँ, आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। हाँ, बताओ अपने विद्यालय के बारे में। सर, हमारा स्कूल सिर्फ शिक्षा नहीं देता बल्कि संस्कार भी देता है। बहुत बढ़िया। तो हमारे स्कूल में क्लासेस भी हैं और साथ ही साथ मंदिर भी है। वहाँ पर एक हॉल है और क्लासेस है। हॉल में सबसे पहले और हर क्लास में माँ सरस्वती का चित्र है। माँ सरस्वती, वहाँ जाते ही सबसे पहले हम माँ सरस्वती को देखते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि आज जो भी सीखेंगे उसे अपनी ज़िंदगी में अच्छा यूज़ करेंगे। हमारी हर क्लास में हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ाया जाता है और यहाँ 2 बिल्डिंग्स हैं और पुरानी किताबी शिक्षा के साथ साथ यहाँ प्रैक्टिकल लैब्स भी हैं, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब और फिजिक्स लैब भी है। और हमारे स्कूल में हर तरह की फैसिलिटी है और हमारी टीचर्स वो हमें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। हम जो चाहें, यहाँ तक कि हम किसी भी तरह का मॉडल बनाना चाहें हमें पूरा सपोर्ट किया जाता है। और ये हमारे स्कूल की यही पहचान है कि यहाँ का हर एक बच्चा सिर्फ शिक्षा ही नहीं लेता बल्कि संस्कार भी लेता है और जो भी सीखता है उसे कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करने की सोचता है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। अब एक बताना, अपने आपका जो घर है, हाँ, जहाँ आप रोज़ रहते हैं, जहाँ आप रोज़ पढ़ने जाते हैं, उसका वर्णन इसने किया, बहुत अच्छा वर्णन किया है ना, बहुत सुंदर। क्या क्या चीज़ें हैं वो भी थोड़ी थोड़ी पता चली कि 2 बिल्डिंग्स हैं, ये ग्राउंड है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है वगैरह वगैरह। अब अपने घर का वर्णन करना, अपने मकान का वर्णन करना जहाँ आप रोज़ रहते हो। कौन करेगा? जहाँ आप रोज़ रहते हो उसको तो जानते हो ना, कि उसके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा। जानते हो ना जहाँ आप रहते हो उसको, तो आओ वर्णन करो, कोई उठो। अपने घर का वर्णन करना, पड़ोसी के घर का नहीं। कौन करेगा? जल्दी से, टाइम नहीं है ना। आप अपने घर को नहीं पहचानते हो लगता है। क्यों पहचानते हो अपने घर को? जानते हो क्या क्या है उसके अंदर? यस सर। बताओ। सर, मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली से सर। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ। और सर, हमारे घर में सर टोटल 7 मेंबर हैं सर, जिसमें से मेरे पिताजी सबसे छोटे भाई हैं। तो सर हमारे पिताजी का व्यवसाय है सर। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारे पिताजी का सर व्यवसाय है। और सर हमारे पिताजी को सर गाय पालने का बहुत बड़ा शौक है। अच्छा। हमारे घर में सर 4 गायें हैं, विदेशी गाय सर। और सर व्यवसाय के साथ साथ सर गौ पालन का भी बहुत बड़ा उनको भी शौक है सर। उनके शौक के कारण सर हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा गाय से प्रेम है। और सर घर का वातावरण सर बहुत ही अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो परिवार का वर्णन किया, ज़्यादा परिवार का वर्णन किया, घर का थोड़ा कम किया, घर परिवार मिला के गए थे। अब एक किसी को संसार का वर्णन करना है। जहाँ हम रोज़ जाते हैं पढ़ने के लिए उसका वर्णन हो गया, जहाँ हम रोज़ रहते हैं उसका वर्णन हो गया, लेकिन जो हमारा संसार है जिसमें ये सब कुछ है, हमारा स्कूल भी है, हमारा घर भी है और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें भी तो हम रोज़ रहते हैं ना। तो संसार का वर्णन करना है। आ जाओ, तो आना है तुम्हें? आ जाओ। हाँ, आ जाओ। First of all, my name is Rohit and I am to explain about the world. First, the world where we live. And in the world, not only human but also animal and non-living also be taken place. In the world, we have to be see social life, technical life, and not only the life of human but also the life of animals is just also to matter in comparison to humans, because their life is very equals to the human, and the life of and the human's life is today, if we just to talk about the life of human is just dependent on the technology. If we can't do anyone without the technology.
and technology play an important role in the development of the human. In the development of human. If I talk about the present world, there are many technologies or to be not only in India, but they were developed in the foreign. And if I talk about the India, there are many technologies are come from the our technologies are come from world and not are come from world and Indian technology are also be going from the abroad, from India to abroad. Today in India, there are many scientists. India gives scientists two words such as Satya Nadella. He is an engineering and CEO of Microsoft, and second one is Sundar Pichai, and next one is Sundar. Thank you, sir. ओके, गुड, वेरी गुड। तो संसार के अंदर में हमारे क्या क्या इस समय की उपलब्धियां हैं उस पर आया। अब हम रचना पे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। किन चीज़ों से बना है, ओके, जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं कि इनसे बना है, राइट। तो अपने घर के बारे में, मकान के बारे में, बिल्डिंग के बारे में हम क्या कहते हैं, किससे बना है? ईंट से बना है, कंक्रीट से बना है, लोहे से बना है, पड़ती है ना, सरिया पड़ती है, मोरंग है, इन चीज़ों से बना है, पानी है, इन चीज़ों से बना होता है, राइट। अपना संसार, पूरे संसार की अगर बात करें और कोई पूछे संसार किन किन चीज़ों से बना है, क्या बताएंगे? अच्छा चलो, हाँ सर, देयर आर बेसिक 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके, जो हमारे संसार में है। लेकिन अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सर वो एटम्स हैं। सर एटम्स में अभी हम लोग एटम्स को पूरी तरीके से नहीं जान पाए, जबकि सबसे छोटी रचना है वो, लेकिन फिर भी हम लोग उसके बारे में समझते हैं। अलग अलग थ्योरीज आती हैं, कई बार कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, नहीं करते हैं। अभी हम लोग सर एटम्स के बारे में खुद ही नहीं जान पाए हैं। और सर बहुत बड़े साइंटिस्ट जो हैं सर, वो कहते हैं कि अगर हम लोग एटम्स के बारे में जान गए तो इस दुनिया की जितनी भी कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं हम उन्हें भी जान पाएंगे। एटम से बना है। ये आया कि सारे जो अपने संसार की जो रचना है वो एटम्स से बनी है। अलग अलग किस्म के एटम्स होते हैं, एक ही तरह के सारे एटम्स नहीं होते, है ना। तो लेकिन कुल मिलाकर सब एटम्स कहलाते हैं। उन्हीं सब एटम्स को हम जोड़ तोड़ करके इधर से उधर, उधर से उधर, उसके साथ उसको मिला के, उसके साथ उसको मिला करके मटीरियल्स बनाते हैं और उन्हीं से संसार बनता है। और बताओ, और बताओ, इसी प्रश्न का उत्तर, संसार किन बेसिक चीज़ों से बना है? हाँ, ह्यूमन लाइफ है। हाँ, संसार में लाइफ है, संसार बना उसकी। अब हम रचना की बात कर रहे हैं ना। संसार क्या है? टेक्नोलॉजी है, उसमें साइंटिस्ट है, उसके अंदर में लोग हैं, उसके अंदर इमोशंस हैं, उसके अंदर रिलेशंस हैं। हाँ, संसार में तो वो सब है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है संसार का, जो रचना है, किन चीज़ों से मिलकर के वो बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं संसार के अंदर में, वो भावनाएं और रिलेशंस और टेक्नोलॉजी, और ये तो है ही, अपनी जगह पर है। संसार रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, जहाँ पर ये नहीं है, जहाँ पे प्लांट लाइफ नहीं है, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ नहीं है, जहाँ पर धड़कनें नहीं होती हैं, वो भी संसार का हिस्सा है कि नहीं है? वो भी संसार का हिस्सा है कि नहीं है? जो इतने सारे गैलेक्सीज हैं और इतने सारे दूसरे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर ये सब नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। लेकिन हम उसको संसार से अलग तो नहीं कर देते ना कि वो संसार में नहीं है, संसार वो भी है। तो हम अभी रचना की बात करते हैं। संसार में क्या चीज़ें मिलकर के संसार बना है? प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड स्टार्स। हाँ हाँ, और बेसिक्स और हवा किस चीज़ से बनी? जहाँ हवा नहीं है वहाँ संसार नहीं है क्या? चंद्रमा पर हवा नहीं है ना, कि है? नहीं है ना। मैं एक बार अपने घर में छत पे बैठा हुआ था, छोटे बच्चे मेरे साथ में थे, बहुत ही छोटे, 3-4 साल टाइप के। तो बातचीत चल रही थी कि चंद्रमा पर जो लोग जाते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो लोग चंद्रमा तक कहानी कह दूँ तब तक, चंद्रमा पे जो लोग जाते हैं तो उनको वहाँ पे सांस लेने के लिए हवा नहीं होती है, तो उनको पीठ पे लाद के डब्बों में भर करके हवा लेके जाना पड़ता है, ऐसा मैंने उनको बताया। तो उसमें से एक
छोटा बच्चा जो आज ओसाका यूनिवर्सिटी जापान के अंदर में फिज़िक्स का प्रोफेसर है और उसका काम इस पर है, ऑप्टिक्स पे है, और बहुत ही विश्व में उसकी बड़ी पहचान है और जगह जगह उसको बुलाया जाता है अपने रिसर्च के बारे में बताने के लिए। उसने कहा इसमें कौन सी मुश्किल बात है। उस समय में हम लोग वो बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, ये बात मैं कह रहा हूँ 1970 के आसपास की, यानी 50 साल से अभी और पहले की बात है। तो साधारण घरों के अंदर में हवा करने के लिए वो हाथ में जो पंखे होते हैं ना, ऐसे हिला हिला के, उन्हीं का उपयोग ज़्यादा होता था। तो उसने कहा इसमें क्या बात है, वो ले जाए अपना हाथ में पंखा, अपना वहाँ पे ऐसे ऐसे कर ले, हवा आ जाएगी। इतना बड़ा बड़ा डब्बा ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत जगह पे हवा भी नहीं है। तो अगर हम रचना, संसार की रचना की बात कर रहे हैं, धरती की रचना की बात नहीं कर रहे हैं, संसार की रचना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पानी नहीं है। हाँ, तो हम कहें कि पानी होता है, भूमि होती है और इन चीज़ों से मिलकर के संसार बनता है, हवा होती है, तो वो भी मामला गड़बड़ है। तो जो चीज़ हर जगह पे होना है पूरे संसार में, जैसे कहा एटम्स, एटम सब जगह एटम्स होने हैं कहीं पर भी, लेकिन हाँ एक आध जगह है जहाँ एटम्स भी नहीं है, एक आध जगह है जहाँ एटम्स भी नहीं है। हाँ, एनर्जी। अच्छा, एनर्जी सभी जगह है। एनर्जी क्या कोई वस्तु है क्या? नहीं। तो एनर्जी किसी चीज में होती है ना, क्या एनर्जी अलग से कुछ है क्या? एक चीज पड़ी है, आप कहते हो एनर्जी कम है या नहीं है या थोड़ी है, उसको चला देते हो तो कहते हो देखो इसमें ज़्यादा एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है कोई अलग से चीज़ नहीं जो आके घुस गई उसके अंदर में, उसी को मैंने गतिमान कर दिया या हीट कर दिया उसको, है ना, चूल्हे पे रख करके उसको गर्म कर दिया, तो उसके जो एटम्स थे वो जोर जोर से चलने लग गए, तो हम कहते हैं देखो एनर्जी बढ़ गई। राइट? तो एनर्जी कोई ऐसा अलग से कोई लिक्विड नहीं है कि वो ठूस गया उसके अंदर में, घुस गया जा करके उसके पोर्स में घुस गया, एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी से बना है, बात सही है, एनर्जी से बना है, लेकिन एनर्जी का कोई वाहक होता है। राइट? एनर्जी का कोई कैरियर होता है, और वो कैरियर जो है उसी की परिस्थितियाँ जब बदल जाती हैं, ऐसे रहता है तो कहते हैं ऐसी इतनी एनर्जी है, वैसे हो गया तो उसकी उतनी एनर्जी हो गई। हाँ, हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ज़मीन पर रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, उठा के यहाँ रख दिया तो हम कहते हैं भाई बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ गई। क्या बढ़ गई भाई? जैसा वहाँ था वैसा यहाँ है। तब हाँ, उसकी परिस्थितियाँ वहाँ पर हमने रख करके और इस तरह का कंडीशन पैदा किया है कि हाँ वो छोड़ देंगे, उसको लुढ़का देंगे तो नीचे धक्क से गिरेगा, तो उसमें एनर्जी हमें दिखाई पड़ती है कि हाँ इसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी है। अगर स्प्रिंग को हम खींच देते हैं तो फिर वो एनर्जी दिखती है कि हाँ छोड़ देंगे तो ये करेगा वो करेगा, नहीं ऐसे पड़ा है तो कुछ नहीं करेगा। हाँ, कंस्टिट्यूएंट, वर्ल्ड के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एटम्स के नीचे भी कुछ है क्या? बैठो। हाँ, एटम इज ए स्टेबल पार्टिकल। अच्छा, पार्टिकल्स, सब तरह के पार्टिकल्स मिला दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक, वो सब जगह है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स अगर मिला दूं मैं तो वो मिलकर के अधिकांश कवर हो जाते हैं, है ना, अधिकांश चीज़ें कवर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला दे तो अधिकांश चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हवा है नहीं है, पानी है नहीं है, लाइफ है नहीं है, कुछ भी है या है तो है, तरह तरह की लाइफ है, तरह तरह की चीज़ें हैं, मटीरियल्स अपने को दिखते हैं। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनसे मिलकर संसार बना है, तो ये एक सर्वव्यापक टाइप का डेफिनेशन हो सकता है। हाँ, कुछ और भी है क्या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अलावा? जो भी प्लेस अपने अंदर कुछ भी एकोमोडेट करने की क्षमता रखता हो, उसी को सर हम लोग वर्ल्ड की डेफिनेशन सर कह सकते हैं। जो भी स्पेस अपने अंदर कुछ रखने की क्षमता रखता हो उसको कह सकते हैं संसार।
उसको संसार कह सकते हैं। स्पेस, बेसिकली ये स्पेस है, राइट। और उस स्पेस के अंदर में कुछ है तो वो भी तो संसार का भाग हो गया ना। वो कुछ केवल स्पेस ही तो नहीं है, कुछ है उसके अंदर, क्षमता है लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्या मतलब है। लेकिन है, चीज़ें हैं उस स्पेस के अंदर में, चीज़ें हैं और उन्हीं चीज़ों को हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वही कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक ये बात निकल कर के आई कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के अलावा स्पेस भी होना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा 0 भी होना चाहिए तभी अपनी संख्याएं बनती हैं। स्पेस भी होना चाहिए, स्पेस को भी हम एक एंटिटी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ स्पेस भी कुछ है। स्पेस ही नहीं होगा तो वहाँ पे चीज़ें जाएंगी कैसे, राइट। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, बैठो। और बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा और क्या होते हैं? और भी कुछ होते हैं क्या? हाँ, क्या क्या नाम पता है? क्वार्क, क्वार्क तो उसके अंदर होते हैं, प्रोटॉन के अंदर होते हैं। हाँ, ओके ओके ओके। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो है उसके अंदर में क्वार्क्स होते हैं, तो हम क्वार्क्स की बात कर सकते हैं। और क्वार्क्स जो है मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बनाते हैं और कुछ और भी चीज़ें बनाते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल्स बनाते हैं। न्यूट्रॉन भी अनस्टेबल है, पता है आपको? तो ऐसा ही नहीं कहना कि अनस्टेबल पार्टिकल बनाते हैं वो, न्यूट्रॉन्स खुद भी अनस्टेबल है, लेकिन प्रोटॉन स्टेबल है जब तक कि उसको तोड़फोड़ नहीं करो। क्वार्क्स, और बताइए। एंटी पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, हाँ, पॉजिट्रॉन्स होते हैं, हाँ, मेसॉन्स होते हैं, ठीक, न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, पाई मेसॉन्स होते हैं, बहुत अच्छे। अब देखो कई सारे नाम आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से अधिकांश चीज़ें बन जाती हैं, जितने हमारे यहाँ पे हम लोग मटेरियल देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मटेरियल है, उसके अलावा भी पार्टिकल्स है। आपने बहुत सारे नाम बता दिए, पाई मेसॉन बता दिया, न्यूट्रिनो बता दिया, पॉजिट्रॉन बता दिया, हर एक पार्टिकल का करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल है वो भी आपने बता दिया। ये सारी चीज़ें, ये इन सबको हम एक नाम दे सकते हैं, मटेरियल, है ना। एक नाम दे सकते हैं इनको, मटेरियल। इनके अंदर में मटेरियल वाली चीज़ होती है, मास होता है इसके अंदर में, डेंसिटी होती है इसके अंदर में, होता है ना। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो सबके जानी पहचानी है। इसके अलावा जो ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं, इतनी सारी, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और पाई मेसॉन और पॉजिट्रॉन और ये वो, अपने इस धरती के आसपास जहाँ हम रहते हैं, हमारी लाइफ में, राइट, इस हॉल में, इस हॉल के अंदर, इसके अलावा वाले चीज़ों में से कुछ है क्या जो कि इतना भी कम नहीं है कि उसकी चर्चा ना की जाए, ठीक ठाक मात्रा में है? लाइट, ओके, लाइट है, बहुत अच्छा। अब लाइट में न्यूट्रिनो होता है क्या? प्रोटॉन होता है क्या? एटम होता है क्या? लेकिन लाइट होती है ना। वो खाली स्पेस तो नहीं है जिसके अंदर में कि चीज़ें जाके बैठेंगी, लाइट भी कोई चीज़ होती है। तो हमारे संसार के कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, उसके घटक जो हैं, मूल घटक, उसके अंदर में हमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स की चर्चा तो करनी ही है। उसके अलावा जो और बहुत सारे पार्टिकल्स हमें पता हो गए हैं अब, जिसके नाम आप लोगों ने बताए, उनकी भी चर्चा करनी है। लेकिन लाइट की चर्चा नहीं छोड़नी है, लाइट तो करनी है। और बहुत सारी लाइट है अपने यहाँ, है ना। इतनी कम नहीं है कि हम कहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स से काम चल जाएगा मेरा। नहीं, संसार को बनाने में जो लाइट है, और लाइट क्या चीज़, लाइट में भी कुछ होता है क्या? इस चीज़ से बनती है लाइट। और फोटोन्स किस चीज़ के होते हैं? हाँ, वो तो उसका साइज़ की बात हो गई ना भाई। इतना बड़ा मेरी कुर्सी है, हम उसका कहते हैं ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट। तो लाइट है तो हम कहते हैं चलो इसका छोटा छोटा पार्ट कर लिया है, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 5 फोटोन, 10 फोटोन। लेकिन लाइट जो होती है वो आवेश वगैरह के ऊपर, चार्जेस के ऊपर आती है तो उनको बड़ा उठापटक कर देती है, पता है आपको, है ना। अगर लाइट फॉल करती है, लाइट यानी केवल विजिबल लाइट ही नहीं, हर तरह की जो लाइट है, कम वेवलेंथ वाली,
ज़्यादा वेवलेंथ वाली हर तरीके की, उसको अगर आप किसी मटेरियल पर डालो तो उसके जो एटम्स हैं उनको ऑसिलेट कराने लगती है, उससे स्कैटरिंग हो जाती है, क्या हो जाता है तो लाइट के अंदर में ऐसा क्या है जो कि इलेक्ट्रॉन्स पे उसको ऑसिलेट कराने लग जाता है? हाँ, एनर्जी तो सब चीज़ों में होती है। इलेक्ट्रॉन्स कोई बैठा हो कहीं पे या कहीं हिल डुल रहा हो और उसको आप कहो कि हम गर्म करते हैं, उसको एक हीटर लगा देते हैं वहाँ पे हाँ, हालांकि उससे भी लाइट ही निकलती है, हीटर से भी लाइट ही निकलती है आवेश को कौन हिला डुला सकता है? आवेश पर बल कौन लगा सकता है? चार्ज पर कौन फोर्स लगाता है? एक चार्ज को दूसरा चार्ज फोर्स लगाता है। हाँ, कुछ कह रहे थे? करंट चले अगर चार्ज तो वो चलता हुआ चार्ज भी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। ओके, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना है आपने? क्या होता है? क्या काम है उसका? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता है ना। किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो अप्लाई करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, दूसरा चार्ज अप्लाई नहीं करता है। दूसरे चार्ज का काम है फील्ड पैदा कर देना। ये न भी होता तो भी ये फील्ड पैदा कर देता नहीं, है ना। एक अकेला आवेश कहीं रखा होता है और हम पूछते हैं यहाँ कितना फील्ड है, यहाँ कितना फील्ड है, वहाँ कितना फील्ड है। ऐसा नहीं कि दूसरा चार्ज आएगा तब वो फील्ड वहाँ बनेगा, नहीं, सब जगह फील्ड बना हुआ है उसके कारण से। और यही फील्ड दूसरा चार्ज अगर वहाँ रखा जाए तो यही फील्ड उसके ऊपर बल लगाता है, फोर्स लगाता है। तो आवेश पे फोर्स लगाने का काम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और आवेश अगर चलता रहे, गतिमान हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगा तो अगर लाइट तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्सेस लगा रही है, लाइट अगर उसको ऑसिलेट करा रही है, लाइट अगर उसमें से कुछ ना कुछ उसकी प्रकृति को बदल रही है, तो लाइट में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट के अलावा भी हो सकते हैं ना। हम एक चुंबक रख दें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। हमने कंघा लेकर के और जिसके सिर में बाल हैं उसमें रगड़ दें और तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लाइट तो नहीं आई। हाँ? तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। लाइट उसी से मिलके बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही बनकर मिलकर के लाइट बनी है। उसी के फिर हम छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं तो फोटोन कह लेते हैं। ओके, तो अपना जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिनो है, हमारे पास पाई मेसॉन्स हैं, हमारे पास पॉजिट्रॉन्स हैं और बहुत सारे उस तरह के पार्टिकल्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और शायद कुछ और भी फील्ड होंगे। बहुतायत में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम रोशनी भी कहते हैं, जिसको हम लाइट भी कहते हैं, वो भी हम खूब देखते हैं। और इसके अलावा भी कुछ फील्ड और होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा या और कुछ फील्ड हो सकते हैं। लेकिन तो कुल मिलाकर के पार्टिकल्स एंड फील्ड्स, राइट, पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। और फिर स्पेस जिसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं और जिसके अंदर ये फील्ड्स हैं, ये सब मिलकर के अपने यहाँ बनता है। अब एक अंतिम प्रश्न, इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो दिख रहा है अपने को, जितनी रोशनी है सब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। पार्टिकल्स की बात करते हैं, पार्टिकल्स की, राइट, जिसमें मास होता है, पार्टिकल्स, फील्ड्स नहीं, फील्ड्स और प्लस पार्टिकल्स मिलकर संसार बनाते हैं। अभी हम आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, आपको पता है। इनके अलावा और कौन सा पार्टिकल या कौन से पार्टिकल यहाँ बहुतायत में है? वो तो हो गया, वो एयर में क्या है भैया? एयर में तो तुम्हारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेपर है। तो वो तो सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही मिलके बने ना, तो वो तो उसमें इंक्लूड हो गए।
इनके अलावा। हाँ, करंट, करंट कैसे होता है? फ्लो होता है। फ्लो होता है किसका? पॉजिटिव चार्ज और चार्जेस का ना, वो तो हमने कह दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है, वो तो पता है, उसके अलावा पूछ रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है ही, वो चल रहे होंगे तो करंट कहलाएंगे, नहीं चल रहे होंगे तो स्टैटिक चार्ज कहलाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा पार्टिकल्स, फील्ड तो है, वो तो पता है फील्ड है, पार्टिकल्स का प्रश्न है, पार्टिकल्स के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अलावा जिन पार्टिकल्स का आपने नाम लिया है उसी में से है उत्तर। जिन पार्टिकल्स का आप नाम ले चुके हैं उसी में से है उत्तर। इतने सारे पाई मेसॉन्स यहाँ कहाँ है? नहीं नहीं, ग्रेविटेंस को तो अभी मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है उसके बारे में। उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेविटेंस का कुछ पता नहीं कि कहाँ है क्या है। इतने सारे पॉजिट्रॉन कहाँ है? हाँ, कैसे मालूम आपको इतने सारे पॉजिट्रॉन है? हाँ, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ जहाँ पार्टिकल हो, बट जहाँ जहाँ पार्टिकल हो वहीं वहीं उसकी एंटी पार्टिकल भी हो, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं, जोड़े में नहीं रहते हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जोड़े में नहीं रहते हैं। अगर कहीं पे कोई पार्टिकल है तो ऐसा नहीं कि उसका एंटी पार्टिकल भी आसपास कहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ इस कमरे के अंदर में, इसका अर्थ नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे पॉजिट्रॉन भी होंगे। वो जो पार्टिकल आपको मैं बताने जा रहा हूँ या आपसे मैं सुनना चाह रहा हूँ, वो है न्यूट्रिनो। वो है न्यूट्रिनो। कहाँ से आ गए थे सारे न्यूट्रिनो? हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अपनी जगह पर है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पार्टिकल वही है, न्यूट्रिनो है। वो किसने लाया न्यूट्रिनो का सोर्स? कहाँ से आया न्यूट्रिनो? इतने सारे न्यूट्रिनो कहाँ हैं? न्यूट्रिनो जो हैं उनका एक बहुत बड़ा सोर्स अपने स्टार्स होते हैं, जो अपने तारे होते हैं ना, स्टार्स, जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन से क्या बनता है? होकर के क्या बनता है? अपने सूरज के अंदर में हाइड्रोजन का से क्या बन रहा है? हीलियम बन रहा है। तो जहाँ हाइड्रोजन से हीलियम बनता है तारों में, वहाँ पर न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। क्योंकि हीलियम में क्या होता है? बोलो, हीलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं अंदर? हीलियम के नाभिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए? सूरज में हाइड्रोजन का हीलियम कैसे बनेगा? वहाँ तो हाइड्रोजन भरा पड़ा है, तो यानी प्रोटॉन भरे पड़े हैं, तो हीलियम कैसे बनेगा? न्यूट्रॉन कहाँ से आएगा? हीलियम बनने के लिए न्यूट्रॉन भी तो चाहिए ना। 2 प्रोटॉन चाहिए तो 2 न्यूट्रॉन भी चाहिए। तो सूरज के अंदर में अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन का हीलियम बन रहा है, तो यहाँ तो सारे प्रोटॉन भरे पड़े हैं। हीलियम कैसे बनेगा? न्यूट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? स्टार से। अरे स्टार ही तो हाइड्रोजन है ना, वो सूरज ही तो स्टार है। और भी बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन हमारे मतलब का स्टार तो वही है ना, जिसके आगे बादल आ गए हैं आज। तो वो तो हाइड्रोजन है केवल। सूरज के अंदर में तो हाइड्रोजन है। शुरुआत तो केवल हाइड्रोजन से हुई थी, और बहुत मामूली मात्रा में कुछ और चीज़ें थी, बहुत मामूली मात्रा में। लेकिन आज 4000 बिलियन ईयर्स में वहाँ पे अच्छा खासा हीलियम पैदा हो गया है। उतने सारे हीलियम के लिए जितने सारे न्यूट्रॉन चाहिए थे, कहाँ से आ गए? स्टार तो हाइड्रोजन ही था, और कौन सा स्टार? वो जो सूरज था शुरुआत के अंदर, जब सोलर सिस्टम बना था, तो वो तो हाइड्रोजन ही था, हीलियम था ही नहीं वहाँ पे। अर्थ से चल करके गए हैं वहाँ पे। अरे नहीं, भेज रहे हैं हम लोग, अभी स्पेस सूरज तक नहीं पहुंचा है अपना। चंद्रमा और मंगल तक पहुंचा, सोलर सिस्टम तक, सूरज तक नहीं पहुंचा है अपना।
जिस समय ये नाभिकीय अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन जिस समय होता है और प्रोटॉन्स आपस में मिल करके, बाद में हीलियम बनेंगे लेकिन पहले 2 प्रोटॉन्स मिल करके आपस में और एक न्यूक्लियस बनाते हैं। 2 प्रोटॉन्स अगर होते हैं अपने पास, लिखने का जरूरत नहीं, 2 प्रोटॉन्स अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग ड्यूटेरॉन कहते हैं और उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ये देखो, इसमें एक प्रोटॉन है और एक ही प्रोटॉन है, बस न्यूट्रॉन है ही नहीं। इस साइड में कुछ नहीं लिखा, इस साइड में कुछ, इधर प्रोटॉन लिखते हैं, इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में प्रोटॉन लिखते हैं, राइट साइड में न्यूट्रॉन लिखते हैं और ऊपर में टोटल लिखते हैं। तो वो 2 लिखोगे तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे। तो क्या हो गया, ये 2 जो प्रोटॉन थे यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है और यहाँ कोई न्यूट्रॉन नहीं था और यहाँ न्यूट्रॉन है। तो क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन कहां से आया और ये प्रोटॉन कहां गया? इधर में तो 2 प्रोटॉन थे और इधर में तो एक ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन नहीं है ना अब, और इधर में तो न्यूट्रॉन नहीं था और इधर में तो न्यूट्रॉन दिख रहा है। तो क्या हो गया, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्शन हो गया। एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्शन हो गया और इसी तरह से कन्वर्शन हो करके वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर के हीलियम बना लेते हैं। लेकिन जिस समय ये कन्वर्शन हो रहा है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बन रहा है, ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे ही नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि देखो इधर तो चार्ज है ना और इधर तो चार्ज है ही नहीं, और चार्ज कहीं नष्ट नहीं होता है, चार्ज कहीं नष्ट नहीं होता है, पार्टिकल्स अदल बदल हो सकते हैं, लेकिन अगर जितना यूनिट चार्ज है उतना यूनिट चार्ज रहना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं चार्ज के अलावा भी, जो कि इधर जितना है उधर उतना होना चाहिए, इसलिए ऐसा कन्वर्शन नहीं हो सकता है। इसके साथ में आपको कुछ और बनाना ही पड़ेगा। तो एक तो बनाना पड़ता है अपने को पॉजिट्रॉन। क्यों? क्योंकि पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो। तो देखो अब चार्ज तो बैलेंस हुआ, यहाँ पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ भी 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे ही आपको पार्टिकल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की भी फैमिली जो है ना, वो भी बड़ी कंजर्वेटिव है। इधर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर नहीं थे, राइट? तो इधर भी नहीं होने चाहिए। ये कहेगा ना ऐसा नहीं हो सकता है, तो कुछ और भी पार्टिकल होना चाहिए जिसका कि वो जो नंबर है इलेक्ट्रॉन फैमिली वाला नंबर वो नेगेटिव है। जैसे चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो उसी तरह से वो इलेक्ट्रॉन की भी अपनी एक फैमिली है, उसका भी एक नंबर है, वो काउंट कर सकते हैं कि भाई कितना, हाँ, और वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला है तो एक साथ में इसके नेगेटिव वाला भी होना चाहिए, और उस पर आवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवेश का मामला एकदम बैलेंस्ड है। भी वो है न्यूट्रिनो, राइट? तो जब जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्शन होगा, जब जब प्रोटॉन बदल के अपने को न्यूट्रॉन बनाएगा, तब तब ये पॉजिट्रॉन निकलेंगे और तब तब ये न्यूट्रिनो निकलेंगे। तो अपने सूरज में चूंकि लगातार प्रतिक्षण ये काम हो रहा है, हीलियम बन रहा है ना, न्यूट्रॉन बन रहे हैं ना, पहले से नहीं थे, प्रोटॉन से ही कन्वर्ट होके बन रहे हैं, इसलिए हर समय वहाँ से न्यूट्रिनो बन रहे हैं। ये जो पॉजिट्रॉन भी बन रहे हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें आवेश है ना, आवेश वाले जो होते हैं वो बहुत दूर तक, इसलिए अपने को आवेशित, आवेश में कभी, आवेश में आ जाओगे तो बहुत दूर तक, कूल माइंड। तो पॉजिट्रॉन तो बेचारे बीच में ही कहीं इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रिनो है, ये जो न्यूट्रिनो है बहुत कम मास होता है इसके अंदर में, और आवेश तो होता ही नहीं है इसमें, ये बहुत आराम आराम से कहीं भी चले जाते हैं,
कहीं भी पहुंचते हैं। हमारे सूरज से जो रोशनी यहाँ आती है उसके साथ में अरबों खरबों न्यूट्रिनो आते ही रहते हैं हमेशा। ओके? और वो जो न्यूट्रिनो है वो दीवार से रुकते नहीं है। भाई दीवार में क्या है? दीवार में एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रिनो को किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। न्यूट्रिनो को किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, तो एकदम बिल्कुल। तो ये दीवार विवाल उनके लिए कुछ नहीं होती है कि पर्दे लगा दो तो न्यूट्रिनो नहीं घुसेगा। और जब दीवार कुछ नहीं होती है तो हमारे ये मांस मज्जा क्या चीज़ है उसके सामने? तो अभी सूरज किस तरफ है? अपने यहाँ पे इधर से बहुत सारे न्यूट्रिनो इन दीवालों से होकर के आ रहे हैं और हमारे शरीरों में से घुस करके निकल रहे हैं। और शाम को जब सूरज उधर चला जाएगा और हम अगर यहाँ बैठेंगे उधर से आएंगे। अभी हमारे ये लेफ्ट वाले कान से घुस रहे हैं और राइट वाले कान से निकल रहे हैं, 2 कान इसीलिए दिए। लेकिन शाम को अगर बैठोगे तो इधर वाले कान में से घुसेंगे और उधर वाले कान में से निकलेंगे। और कितने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी एरिया सोचोगे तो उस पर जाने कितने खरब न्यूट्रिनो हर समय निकल रहे हैं। तो आप सो रहे होते हैं, आप जग रहे होते हैं, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, हमेशा आप न्यूट्रिनो के साथ में मिले होते हैं। न्यूट्रिनो आप में से होके क्रॉस करते रहते हैं। ओके? तो अपने संसार में न्यूट्रिनो का बहुत ज़्यादा बहुतायत में अस्तित्व है ना? बहुतायत में अस्तित्व है। और इन न्यूट्रिनो की खोज खबर, इन पे रिसर्च, इनको समझने के लिए कई जगह पे दुनिया में लेबोरेटरीज़ हैं जो इस पे काम करती हैं, क्योंकि इनकी खोज खबर लेना बहुत मुश्किल है। ये आप पकड़ में नहीं आते ना, किसी चीज़ से पकड़ में नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। अपने यहाँ एक लेबोरेटरी अभी बन रही है, INO, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ऐसे कर कुछ INO प्रोजेक्ट है, बन रहा है, अभी 4-5 सालों से शुरू हुआ है। ओके? तो उसमें फिर न्यूट्रिनो के ऊपर काफ़ी सारा शोध हो रहा है।